अब यहां पर आगे बढ़े तो हमारा चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग इंट्रो पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमारे हमसे एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? बोलता है कि हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? यहां पर पूछ रहा है कि जो भी चीजें आप बाजार से खरीदते हैं, खाने पीने की चीजें, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, इन सब चीजों के बारे में आपको कैसे पता चलता है कि ये सारी चीजें प्योर हैं? ठीक है, शुद्ध हैं। अब यहां पर जब भी आप इस प्रकार के सामान का पैकेट देखेंगे, इनको खरीदेंगे, तो यहां पर इन पर बड़े बड़े आपको क्या लिखे होते हैं? प्योर, प्योर लिखा हुआ होता है। प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर साल्ट, मतलब प्योरिटी आपको बताई जाती है। यह तो हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, जनरल टर्म में हो गया। मतलब कि जो हमारे आसपास की जिंदगी है, उसमें जो सामान हम खरीदते हैं, वहां पर हम प्योर शब्द को बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन यहां पर प्योर का मतलब क्या होता है? जब एक आम आदमी कोई भी सामान खरीदता है, उसके लिए प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है कि जो सामान हमने खरीदा है, उसमें किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं किया गया है, मिलावट नहीं किया गया है। यह हमारे लिए प्योर का मतलब होता है। मतलब कि ये यहां पर मिल्क अगर है, तो मिल्क में कोई पानी नहीं मिलाया है या फिर किसी और चीज को नहीं ऐड किया गया है, मतलब ये क्या है? ये मिल्क हमारे लिए प्योर है। लेकिन क्या हम यहां पर जनरल टर्म्स की बात करने वाले हैं? क्या यह चैप्टर हमारे लिए इस प्रकार की बातों के लिए है? जी नहीं। हम लोग यहां पर साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें यहां पर पढ़ना है, समझना है कि जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो एक प्रकार से केमिकल्स को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके लिए प्योर का क्या मतलब है। तो कहता है कि बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। मतलब कोई अगर साइंटिस्ट है, कोई अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, केमिस्ट्री का टीचर है, वो अगर बात करेगा कि क्या ये मिल्क प्योर है, तो जी नहीं, मिल्क प्योर नहीं है भाई। क्यों मिल्क प्योर नहीं है? क्योंकि मिल्क में कई सारी चीजें मिली हुई हैं, क्योंकि यहां पर आपको H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसके साथ ही यहां पर आपको कई सारे आपको केमिकल्स हैं, जैसे फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, और भी बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं। इसलिए यह मिल्क हमारे लिए प्योर नहीं है। समझ गए? कहता है यही चीज कि मिल्क इज ऑलरेडी अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मींस दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। कहता है कि देखिए, कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि वो चीज देखो प्योर है, जैसे मैं यहां पर बोलता हूं कि ये जो है ना, ये H2O है, वाटर है, ये हमारा प्योर वाटर है। मतलब क्या? मतलब कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? H2O के मॉलिक्यूल हैं, और भी कोई चीज यहां पर ऐड नहीं की गई है। तो जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, वो वाटर प्योर नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें H2O के अलावा कई सारे मिनरल्स भी मिले हुए होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को जरूरत होती है और हम उसको पीते हैं। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो कि बैटरियों में यूज होता है और भी जगहों पर यूज होता है, वहां पर आपको प्योर वाटर यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ H2O प्रेजेंट होता है उसमें। तो जब सिर्फ H2O प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा? प्योर वाटर होगा। उसको जनरल टर्म में हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। समझ गए? तो यहां पर यही कहता है कि भाई, जब कोई साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज प्योर है, तो उसका मतलब क्या? कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोई सब्सटेंस के क्या हैं, वो मतलब अपने केमिकल नेचर में सेम है। ठीक है? A pure substance consists of a single type of particle. In other words, a substance is a pure single form of matter. अब यहां पर देखिए, अभी तक आपने दो शब्द पढ़े। पहला आपने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, और दूसरा शब्द आपने पढ़ा मिक्सचर। अब आपको आगे इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, तो आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं? आप यहां पर मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। लेकिन मिक्सचर को समझने के लिए आपको प्योर सब्सटेंस और साथ में मिक्सचर के बीच का डिफरेंस समझना होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो इस चीज को आइए जरा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तब हमारे लिए यह चैप्टर पढ़ना ज्यादा आसान होगा। अब देखिए, जब हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर हमने मैटर को क्लासिफाई किया था किस आधार पर, हमने मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई किया था। यानी मैटर क्या, मैटर की हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं, मतलब हमारा शरीर जो भी है वो किस चीज से बना हुआ है भाई, मैटर से बना हुआ है। तो मैटर को हमने क्लासिफाई किया किस चीज के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। लेकिन वहां पर हमने बात किया था, वहां पर चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो मैटर है उसको दो प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और दूसरा यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था, यानी कि सॉलिड, यानी कि लिक्विड और साथ में गैस, ये जो क्लासिफिकेशन था ना, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहां पर अब हमें पढ़ना है केमिकल आधार पर क्लासिफिकेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये यहां पर इस चैप्टर में पढ़ना है। अब यहां पर अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अब यहां पर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है यह समझिए। प्योर सब्सटेंस के बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा। क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, यहीं पर था। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहां पर प्योर सब्सटेंस को अगर हम देखें तो हमारे पास दो प्रकार के प्योर सब्सटेंस होते हैं। पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, मतलब यहां पर प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के हो गए, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा, और कोई प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। समझ गए। अब यहां पर एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, यह आपको हो सकता है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, नहीं तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। और हां, एक चीज इसको क्लियर करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो यहां पर आप सब्सटेंस वर्ड समझ रहे हैं, ये जो सब्सटेंस वर्ड लिखा गया है, ये सब्सटेंस वर्ड हमेशा प्योर सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। मतलब या तो एलिमेंट के लिए या तो कंपाउंड के लिए। सब्सटेंस कभी भी हम लोग मिक्सचर के लिए यूज नहीं करते हैं सब्सटेंस वर्ड, समझ गए। तो सब्सटेंस वर्ड इनके लिए यूज होगा और जो मैटर वर्ड है वो सभी के लिए यूज होगा। तो सब्सटेंस और मैटर वर्ड में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा कि सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस के लिए यूज होगा सब्सटेंस वर्ड, लेकिन मैटर सभी के लिए यूज हो सकता है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, एलिमेंट और कंपाउंड के ऊपर। तो भाई एलिमेंट क्या है यह आपको पता होगा। एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यह आपके सामने है पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं। अब यहां पर हमारे पास दुनिया में कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। यानी कि दुनिया में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, वो इन 118 चीज एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट एक प्रकार से बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं जिनको कि फर्दर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। समझ गए, मतलब कि जो एलिमेंट है वो बेसिक चीज है, इसी से हमारा पूरा दुनिया बना हुआ है। ठीक है, एलिमेंट क्या है, एक प्रकार का प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस से। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारे सामने क्या, कंपाउंड, कि भाई ये कंपाउंड क्या चीज होता है। कंपाउंड एक प्रकार से बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तब हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर सोडियम है Na और यहां पर हमारे सामने है क्लोरीन। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एक हमारा कंपाउंड बनेगा, NaCl बनेगा। ये क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है। NaCl क्या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, जी हां, ये क्या है, कंपाउंड है, प्योर है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इसी प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हमारा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक
फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, मिलेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या बन गया, H2O बन गया, वाटर बन गया। इसी प्रकार से आपके सामने हजारों कंपाउंड होते हैं, लाखों कंपाउंड होते हैं, जो कि इन्हीं एलिमेंट्स के आपस में बॉन्ड बनाने से बनते हैं, और ये कंपाउंड भी एक प्रकार के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। समझ गए? तो यहां पर आपके सामने जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, वो क्या होता है, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। एलिमेंट क्या है, समझ गए? एलिमेंट आपके वर्ल्ड का, यूनिवर्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और एलिमेंट्स कंबाइन करके, केमिकल रिएक्शन करके, केमिकल बॉन्ड बनाकर जब आपस में जुड़ जाते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तब आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर जो ये कंपाउंड है, ये भी एक प्रकार से किस चीज से बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। और साथ में यहां पर हमारे तरफ, दूसरी तरफ क्या है, मिक्सचर। तो भाई यहां पर एक सवाल है कि यहां पर जो कंपाउंड है और ये मिक्सचर है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले मिक्सचर क्या होता है हम समझते हैं। मिक्सचर एक प्रकार से होता है जब दो या दो से ज्यादा कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, जब आपस में मिल जाएं, एक साथ आ जाएं, और वो अपने जो केमिकल नेचर है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसको वो बरकरार रखें, तो क्या बनता है, वो हमारा बनता है मिक्सचर। जैसे अगर यहां पर हमारे सामने जो एयर है, एयर को देखें, तो यहां पर एयर क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है। क्यों भाई मिक्सचर क्यों है, कंपाउंड क्यों नहीं है? मिक्सचर इसलिए है कि यहां पर एयर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और भी तरह तरह के यहां पर आपको कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब यहां पर जब मैं अगर आग जलाता हूं, तो वहां पर ऑक्सीजन रिएक्शन कर देता है, ऑक्सीजन अपना प्रॉपर्टी शो कर देता है। इसी प्रकार से यहां पर जो आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उसके साथ कोई रिएक्शन कराऊं तो वो भी हो जाएगा। नाइट्रोजन के साथ अगर कोई रिएक्शन होता है यहां पर करवाऊं एयर में, तो हो जाएगा। मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, वो अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए एक साथ रहते हैं। इसीलिए क्या बनता है, हमारा मिक्सचर बनता है। लेकिन जब कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड जब बनेगा, तो जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो जब आपस में मिलेंगे तो वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और वो क्या करेंगे, अपने पुराने प्रॉपर्टी को छोड़ करके नया प्रॉपर्टी धारण कर लेंगे। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करता है, हाइड्रोजन भी आग जलाने में मदद करता है, लेकिन जब H2O बन जाता है तो वो आग नहीं पकड़ता है। तो नया आपके सामने प्रॉपर्टी आया कि नहीं आया? लेकिन मिक्सचर में क्या हुआ, मिक्सचर जो हमारा एयर मिक्सचर है, यहां पर जो मिक्सचर हुआ, इसमें अगर हम बर्निंग करें तो हाइड्रोजन बर्न हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आग जलाने में मदद करेगा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने नेचर को, अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हुए एक साथ रहते हैं, और वही क्या फॉर्मेशन करते हैं, यहां पर ये मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। एक और डिफरेंस है हमारे कंपाउंड और यहां पर मिक्सचर में, कि जो कंपाउंड होते हैं इनमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। मतलब H2O बनेगा तो हमेशा आपको H2O ही बनेगा, लेकिन यहां पर जब आपका मिक्सचर होगा तो यहां पर कोई कम ज्यादा कितना भी हो, उसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। समझ गए? तो यहां पर आपका प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, ये समझ गए। अब यहां एक और चीज जो मैंने बताई कि भाई पूरी दुनिया किस चीज से बनी हुई है, एलिमेंट से बनी हुई है। एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करके बॉन्डिंग बनाकर कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो कंपाउंड किससे बन गया, कंपाउंड एलिमेंट से बन गया। इसी प्रकार से जो मिक्सचर है, यहां पर भी आपको अलग अलग जो प्योर सब्सटेंसेज हैं, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड एक साथ रहते हैं, लेकिन अपने केमिकल नेचर को, केमिकल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर भी किस चीज से बन गया, हमारे इस एलिमेंट से ही बन गया। मतलब पूरी दुनिया किस चीज से बनी हुई है, एलिमेंट्स से ही बनी हुई है। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज बात करें, जो मिक्सचर है उसकी बात करते हैं। अब यहां पर मिक्सचर को भी हम क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हुआ होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। अब इनको हम क्या करेंगे, हाँ, इनको हम एनसीईआरटी बुक से समझेंगे, पढ़ेंगे, और इनको हम अच्छे से समझेंगे, साथ में एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे, तब हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है? अब यहां पर एक लाइन कहता है
इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सी, वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा, ऑल आर मिक्सचर्स। कहता है कि देखिए, अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो ज्यादातर चीजें जो हम देखते हैं वो मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। मिक्सचर क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। मिक्सचर का बेसिक मतलब यही हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट्स, प्योर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रहें लेकिन अपना केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हुए साथ में रहें, तो क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो कहता है कि मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अब यहां पर क्या कहता है कि मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं कि जो मिक्सचर होता है उसमें एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है, और साथ में कंडीशन क्या है कि वो अपने केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर को मेंटेन करते हुए साथ में रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देता है कि जो हम लोग सोडियम क्लोराइड हम लोग पानी में डालते हैं, मतलब पानी में अगर हम लोग नमक डाल दें और उसको घुला दें तो वो क्या होगा, एक प्रकार का मिक्सचर होगा। क्यों भाई, मिक्सचर है, हम उसको आसानी से इवापोरेशन नाम के फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड हमने देखा था NaCl, वो क्या है, एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो एक प्रकार का कंपाउंड है, उसका अपना नेचर है, अपना केमिकल बॉन्डिंग बनाकर ये दोनों साथ में हैं NaCl। तो ये क्या है, NaCl एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, और यही कहता है कि अ प्योर NaCl इज अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेस के जरिए, जैसे कि इवापोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इन सभी प्रोसेसेस के जरिए अलग नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर्स को हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। यानी जो शुगर होता है, शुगर या तो सुक्रोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, जो शुगर होता है वो भी एक प्रकार के मैटर से ही बना हुआ होता है। जैसे सॉल्ट हमारा NaCl है, उसी प्रकार से शुगर भी एक प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है। क्यों भाई, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड बना, केमिकल वो एक रिएक्शन के बाद केमिकल बॉन्ड बने और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए शुगर भी क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, यानी जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस नहीं है। मतलब क्या है, वो एक प्रकार के मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है भाई, क्योंकि वहां पर केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो बस एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं, वो सभी अपना केमिकल नेचर मेंटेन करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं। कहता है कि वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कहता है कि जो प्योर सब्सटेंस का सोर्स जो भी हो उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा। मतलब यहां पर क्या है, मतलब कि वही चीज कि भाई जो मिक्सचर होगा उसमें आप अगर प्योर सब्सटेंस ऐड करें तो प्योर सब्सटेंस अपना केमिकल नेचर मेंटेन करके रखता है। मतलब कि जैसे आप अगर पानी में नमक डाल दें या चीनी डाल दें तो आप उसका मिक्सचर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको इवापोरेशन करके आप अलग कर दें तो उसका जो नमक का नेचर है, प्रॉपर्टी है, वो मेंटेन रहेगा। जब वो पानी में था तब भी मेंटेन रहेगा और पानी से अलग करने के बाद भी मेंटेन रहेगा। क्लियर है। अब लेकिन जो आपके कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl में जो Na है और Cl है, ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, ये दोनों अपने नेचर को चेंज कर देते हैं। समझ गए। तो यहां पर मिक्सचर के बारे में यही बात कहता है। आगे कहता है कि therefore we can say that a mixture contains more than one pure substances। ये तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर में आपको एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर आपके सामने है टॉपिक नंबर 2.1.1 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी मिक्सचर्स के प्रकार आपको पढ़ने हैं।
तो मिक्सचर का प्रकार, बेसिक प्रकार मैंने क्या कहा था कि होमोजीनस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। लेकिन उसी को थोड़ा और इलेबोरेट करके यहां पर आपको पढ़ना है। आपको 3 प्रकार के मिक्सचर पढ़ने हैं। अब कौन कौन से, आइए पढ़ते हैं। तो यहां पर कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अब यहां पर कहता है कि जो मिक्सचर हम बना रहे हैं या जो मिक्सचर है हमारे पास, उसमें जो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, उनका जो साइज होगा, नेचर होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो अलग अलग होगा। इस आधार पर हमारे पास कई प्रकार के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर 4 ग्रुप बनाने हैं और चारों ग्रुप को बीकर दे देना है। ठीक है। अब यहां पर जो ग्रुप ए होगा वो 50 ml वाटर लेगा, 50 ml वाटर लेगा और उसमें कॉपर सल्फेट डालेगा, कॉपर सल्फेट पाउडर डालेगा। ग्रुप बी क्या करेगा, 50 ml वाटर लेगा और उसमें 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डालेगा। ठीक है। यहां पर ये 1 स्पैचुला डालेगा ग्रुप ए। ठीक है। और जो ग्रुप सी है और ग्रुप डी है, वो अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और जिसको और साथ में सोडियम क्लोराइड लेंगे और इनको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे और मिक्सचर बना देंगे। और यहां पर इन तीनों, ये चारों जो ग्रुप होंगे, इनको क्या करना होगा, इनको रिपोर्ट देना होगा कि क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन अचीव किया। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो ग्रुप ए होगा और ग्रुप बी होगा, उसको प्राप्त होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे यहां पर ये वाटर है, इस वाटर में यहां पर मैं कॉपर सल्फेट नहीं डाल रहा हूं, कॉपर सल्फेट है लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूं। यहां पर कॉपर सल्फेट अगर आप इस पानी में डालते हैं, या फिर जो मेरे पास यहां पर चीनी है, शुगर है, इसको हम डाल देते हैं और यहां पर अगर आप इसको मिक्स कर देंगे, इस प्रकार से इसको अगर मैं मिक्स कर देता हूं, तो मिक्स करने के बाद यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्रकार का यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जिसमें कि चीनी और पानी इस प्रकार से आपस में घुल गए हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते हैं। या फिर वो चीनी जो है मुझे दिखेगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये एक प्रकार का कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा जी, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। तो यहां पर जो हमने देखा था, यहां पर देखा था कि जो मिक्सचर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, या तो होमोजीनस होता है या फिर हेट्रोजीनस होता है। तो पहला हमारा जो ये चीनी और पानी का बना मिक्सचर, ये क्या है, एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर है। क्यों भाई? क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार करता है। यही चीनी के जगह पर अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट डाल देता या फिर आपको कॉपर सल्फेट डाल देता, वो भी क्या करता, इसी प्रकार से सॉल्यूशन तैयार करता। मतलब क्या होता, मतलब कि एक प्रकार का हमको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता। मतलब कि अगर आप जब चीनी पानी का घोल पीते हैं, शरबत पीते हैं, तो पहला घूंट लें या फिर आप लास्ट घूंट लें, आपको पूरे रीजन में आपको क्या मिलती है, मिठास मिलती है। ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर वाला पानी मीठा होता है, नीचे वाला पानी मीठा नहीं होता है। ऐसा कभी आपने देखा है शरबत में? क्या नहीं, आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है। और यही हमारा क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सचर हो गया। मतलब क्या, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। आप पहला ड्रिंक लें, पहला घूंट लें या फिर लास्ट घूंट लें, पूरा आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, शुगर इन वाटर, मतलब कि पानी में चीनी डाल दीजिए या फिर पानी में नमक डाल दीजिए, सल्फर डाल दीजिए कार्बन डाइसल्फेट में, या फिर वाटर अल्कोहल में डालिए। ये सारे क्या करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर तैयार करेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार करेंगे। पहला घूंट लो या फिर लास्ट घूंट लो, तुमको बराबर टेस्ट मिलेगा, बराबर कंपोजिशन होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, पहला प्रकार का मिक्सचर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो आगे कहता है कि सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशंस। यानी जो यहां पर हमें मिक्सचर प्राप्त हुआ, यानी कि यहां पर तो कॉपर सल्फेट ले रहा है, मैंने यहां पर चीनी डाला है, तो ये क्या मिक्सचर है, ये होमोजीनस मिक्सचर है, जिसको कि हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, सुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये वही चीज है कि इसका उदाहरण, जब नमक पानी में डालो या चीनी पानी में डालो तो वो क्या होगा, एक प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा या फिर होमोजीनस मिक्सचर बनेगा। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, होमोजीनस मिक्सचर जिसको कि सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। आगे कहता है
आगे क्या कहता है? कहता है कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स थ्रू both of the groups have obtained copper sulfate solution, the intensity of color of the solution is different। यानी कहता है कि जो दो ग्रुप आपने लिए, मतलब कि यहां पर आपने जो कॉपर सल्फेट डाला, एक ग्रुप में ग्रुप ए ने एक स्पैचुला डाला था और ग्रुप बी ने दो स्पैचुला डाला था, तो दोनों के कलर में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा भाई? जो ग्रुप ए होगा उसमें आपको लाइट कलर देखने को मिलेगा, लाइट स्काई ब्लू, इस प्रकार का लाइट स्काई ब्लू कलर देखने को मिलेगा। लेकिन जो आप ग्रुप बी को देखेंगे जिसने दो स्पैचुला डाला था, उसमें हल्का आपको डार्क देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि काला नहीं हो जाएगा, लेकिन स्काई ब्लू जो कलर है वो हल्का डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसमें वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। मतलब कि यहां पर जो ये चीनी पानी का घोल है जो कि होमोजीनस मिक्सचर है, ये या तो हल्का मीठा हो सकता है या बहुत मीठा हो सकता है। इसको मैं बहुत गाढ़ा भी बना सकता हूं, इसमें हो सकता है इतना चीनी लाकर डाल दूं ये बहुत मीठा हो जाएगा, या फिर इसमें आधा चम्मच चीनी डालूं तो हल्का सा मीठा होगा। तो कंपोजिशन आप अलग अलग तैयार कर सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर का, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मतलब कि चीनी आप आधा चम्मच डालें या 3 चम्मच डालें, उसको जब आप मिला देंगे तो पूरे सॉल्यूशन के ऊपर से नीचे तक क्या होगा? सेम कंपोजिशन होगा। पहला घूंट में जितना मिठास आपको मिलेगा, लास्ट घूंट में उतना ही मिठास मिलेगा। समझ गए? आगे कहता है कि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स which contain physically distinct part and have non uniform composition। यानी जो ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने अलग अलग चीजों को मिलाया था। क्या क्या मिलाया था भाई? उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, या और इन दोनों को मिलाया था, या फिर कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड को मिलाया था। तो जब इस प्रकार के अलग अलग चीजों को आप मिलाते हैं और यहां पर इस प्रकार से इस प्रकार का कंपोजिशन तैयार करते हैं, इस प्रकार का मिक्सचर तैयार करते हैं जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में घुलते मिलते नहीं हैं, आपस में अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो यहां पर आप क्या तैयार करते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर तैयार करते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर आपको क्या होगा उसका एक अच्छा उदाहरण है, यह उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे ये बीकर आप देख रहे हैं, इस बीकर में क्या है? इस बीकर में पानी है और साथ में मैंने मिट्टी लिया है, मिट्टी डाला हुआ है इसमें। अब यहां पर देख रहे हैं ये पानी आपको साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो मिट्टी मैंने डाली थी वो मिट्टी जो है वो इसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ और मिट्टी नीचे जाकर बैठ गया। ये क्या है? एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। किस प्रकार का? हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्यों भाई? क्योंकि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये वाटर और साथ में सॉल्ट के सॉइल के पार्टिकल्स, ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं, इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है या फिर यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर इसको मैं हिलाकर छोड़ दूं तो 2 मिनट में ये जो हमारा मिट्टी का पार्टिकल है वो नीचे आकर बैठ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। आगे कहता है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर के कुछ उदाहरण हैं। अब यहां पर हम लोग अगला एक्टिविटी देखते हैं जिसमें कि हमें क्या करना है, जिसमें हमें मिक्सचर्स के अलग अलग प्रकार पढ़ने हैं। एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.2। यहां पर क्या कहता है? यहां पर आप क्या करिए, क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए, ग्रुप ए बी सी और डी। चारों ग्रुप को अलग अलग चीजें दीजिए। पहले ग्रुप को क्या करिए, कॉपर सल्फेट के कुछ थोड़े से क्रिस्टल्स दीजिए। तो यहां पर यही एक्टिविटी हम लोग भी साथ में करते हैं। यहां पर आपको क्या है, ये वाटर है, इसमें कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसको हमने डाल दिया। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है यहां पर 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। ग्रुप बी को हमने थोड़ा सा ज्यादा यहां पर क्या दिया, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिया। देखिए यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है, आपको शायद दिख नहीं रहा हो, लेकिन यहां देखिए थोड़ा सा ज्यादा है, उसको हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग देखें जो थर्ड ग्रुप है उसको चॉक पाउडर दीजिए या फिर व्हीट फ्लोर दीजिए।
तो यहां पर चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमारे पास सॉइल है, मिट्टी है, उसी को देखेंगे। इसके जगह पर चॉक पाउडर लें या फिर आप व्हीट फ्लोर लें, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद चौथा आपको ग्रुप है ग्रुप डी, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या फिर इंक लेना है। तो यहां पर देखिए जो मेरे पास सॉल्यूशन पहले से तैयार है मिल्क का, वही ले रहे हैं। इसमें फ्यू ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि फ्यू ड्रॉप्स से काफी ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर इसको ज्यादा ये मिल्क ही दिख रहा है, लेकिन इफेक्ट सेम है, रिजल्ट सेम है। तो इसको आइए समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि each group should add the given sample in water, stir properly using a glass rod, are the particles in the mixture visible। अब कहता है कि आपके पास जितने भी ग्रुप हैं क्लास में, वो क्या करें, पार्टिकल्स जो इस वाटर है, वाटर में डाल दें, इसको अच्छे से मिलाएं। मिलाने के बाद क्या होगा, ये रिजल्ट आपको देखना है कि क्या इसमें आपको जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी विजिबल हैं, क्या ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्रकार से आपको दिख रहे हैं। और यहां पर इसको भी मैं हिला देता हूं, तो ये देखिए ये भी सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो चारों सॉल्यूशन है इनको घुलाना जरूरी है, इसको घुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो यहां पर चारों मिक्सचर्स जो हैं ये घुल चुके हैं। इनको अगर मैं बारी बारी से दिखाऊं तो ये पहला है, पहला बीकर, जिसमें कि हमने थोड़ा सा क्या किया था, कॉपर सल्फेट डाला था, मतलब एक क्रिस्टल डाला था। वहीं पर जो दूसरा बीकर है इसमें हमने ज्यादा डाला था, फुल स्पैचुला डाला था। तो दोनों के कलर्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, एक आपको लाइट कलर है और ये आपको डार्क कलर है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा कम है, इसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा ज्यादा है। इसके बाद यहां पर हमारे सामने मिल्क का सॉल्यूशन, जो मिल्क का सॉल्यूशन था तैयार, उसको मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा उसका कंसंट्रेशन कम कर दिया, मतलब कि थोड़ा सा मिल्क निकाल करके और पानी बढ़ा दिया, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास है चौथा सॉल्यूशन, जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें हमारा सॉइल प्रेजेंट है। इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चॉक का पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर व्हीट फ्लोर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आपको इसके साथ कुछ टेस्ट करने, क्या टेस्ट करना है, पर सबसे पहला करना है डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। अब यहां पर देखिए एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चारों को सॉल्यूशन बोल दिया था, वो गलत था। सॉल्यूशन की जगह पर क्या होगा, ये चारों मिक्सचर्स हैं, समझ गए, उसमें से सॉल्यूशन क्या होता है वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक था, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, चारों सॉल्यूशन लेने हैं, सॉरी चारों मिक्सचर्स लेने हैं और उसके थ्रू इस प्रकार से लाइट पास कराना है। आपको यहां पर टेस्ट ये करना है कि यहां पर जो ये लाइट है, जिससे कि जिस बीकर से हम लोग पार करा रहे हैं, क्या लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। तो यहां पर जब आप कॉपर सल्फेट से पास कराएंगे तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां से भी आपको पास कराना है, लाइट पास कराना है। इसके बाद आपको मिल्क से, मिल्क का सॉल्यूशन से आपको लाइट पास यहां पर कराना है। और इसके साथ ही जो आपके पास यहां मिट्टी का सॉल्यूशन है, इससे भी आपको लाइट पास कराना है। सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कि क्या लाइट का पाथ विजिबल है, ठीक है। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी टेस्ट करना है आपको। यहां जो मिक्सचर्स हैं, चारों मिक्सचर्स, इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए कुछ मिनट के लिए और वहां पर इस दौरान में आप फिल्ट्रेशन सेटअप तैयार कीजिए, ठीक है। मतलब कि इन चारों सॉल्यूशन को आप छोड़ दीजिए भाई, सॉरी चारों मिक्सचर्स को आप छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या ये जो मिक्सचर्स हैं ये बैठ जाते हैं, अलग हो जाते हैं क्या। तो यहां पर इसके बाद आपको क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है। क्या फिल्ट्रेशन करना है, तो यहां पर आपने जब इस प्रकार से छोड़ा, इन चारों मिक्सचर्स को छोड़ा, तो जो यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप मिल्क के सॉल्यूशन को देखेंगे, सॉरी मिल्क का मिक्सचर्स को देखेंगे, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। और साथ में जब आप यहां पर मिट्टी के मिक्सचर को देखेंगे या फिर चॉक पाउडर के मिक्सचर को देखेंगे तो आपको चेंज पता चलेगा। क्या चेंज पता चलेगा कि थोड़े समय के बाद नीचे आपको मिट्टी आकर बैठ रही है और कुछ समय और मैं छोड़ दूं तो ये ऊपर वाला वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर मुझे दिखने लगेगा, साफ साफ मैं आर पार देखने पाऊंगा। समझ गए, तो ये क्यों हो रहा है भाई। और यहां पर एक और चीज, यहां पर इन सभी मिक्सचर्स को फिर हमें फिल्टर भी करना है, यहां पर फिल्टर करना है। अब ये देखिए फिल्ट्रेशन का सेटअप है मेरा।
जिसमें यहां पर मैंने फिल्टर पेपर लगा कर रखा है, ये बीकर है। आइए बारी बारी से इनको फिल्टर करते हैं। जब यहां पर मैं कॉपर सल्फेट के मिक्सचर को फिल्टर करता हूं तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, जब यह फिल्ट्रेशन हो रहा है तो इस बीकर में कॉपर सल्फेट पूरी तरीके से फिल्टर पेपर से पास होकर नीचे आकर के जमा हो जा रहा है। ठीक है, क्यों हो जा रहा है भाई? क्योंकि यहां पर ये जो हमारा मिक्सचर है इसमें आपको पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होते हैं फिल्टर पेपर से, वो क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से पार कर जाते हैं। अब यहां पर ये क्यों हम लोग कर रहे हैं ये अभी तुरंत बात होगा। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले कॉपर सल्फेट के जो मिक्सचर है उसको पास कराया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर मिल्क को इस प्रकार से आप फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर के जरिए। जब आप मिल्क को यहां पर फिल्टर करेंगे, मिल्क के यहां पर मिक्सचर को फिल्टर करेंगे, तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा कि कोई भी चीज फिल्टर पेपर पर नहीं बचती है, वो सारा का सारा नीचे आ जाता है। समझ गए? तो ये आपको किस चीज का हुआ, ये आपको हुआ मिल्क का फिल्ट्रेशन, मिल्क के आपको मिक्सचर का फिल्ट्रेशन। लेकिन जब आप यहां पर इस सॉइल के मिक्सचर को आप फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, मिलेगा कि यहां पर जो ये हमारा सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये ऊपर रह जाएंगे और यहां पर नीचे सिर्फ और सिर्फ वाटर हमारा आएगा। देखिए यहां पर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्लो स्लो धीरे धीरे हो रहा है और यहां पर नीचे सिर्फ आपको साफ साफ पानी दिख रहा है और जो भी हमारे पास सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर इस फिल्टर पेपर पर जमा हो रहे हैं। अब थोड़ी देर मैं इसको छोड़ देता हूं, फिल्टर होने देता हूं, तब तक आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर देखिए जो सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए इससे हमें क्या पता चला, पता चला कि ग्रुप ए और बी के पास क्या है, सॉल्यूशन है। मतलब कि जो यहां पर कॉपर सल्फेट का मिक्सचर हमने तैयार किया, चाहे कॉपर सल्फेट हम लोग कम मात्रा में डालें या फिर ज्यादा मात्रा में, ये क्या है, इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर मतलब क्या, मतलब कि थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है, थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है। चाहे जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर हो गया, मतलब कि आप पहला घूंट लीजिए या फिर लास्ट सिप लीजिए, सारा में टेस्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप सी जो है उसको क्या मिला है, सस्पेंशन मिला है। ग्रुप सी यानी कि यहां पर जो हमारा ये मिट्टी वाला है, इसके जगह पर आपके किताब में चॉक पाउडर या फिर व्हीट पाउडर लेने के लिए बोलता है, उससे ज्यादा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन इसमें हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सस्पेंशन। ठीक है, ये जो चीज है, ये हमारा जो मिक्सचर है, ये क्या है, सस्पेंशन है। ठीक है, इसके साथ यहां पर जो हमारा ये मिल्क है, मिल्क का जो सॉल्यूशन है, सॉरी मिल्क का जो मिक्सचर है वाटर के साथ, ये क्या है, एक प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, या फिर कोलोइड भी कह सकते हैं। अब हमारे पास तीन प्रकार के मिक्सचर हो गए, जिन तीन प्रकार के मिक्सचर्स को हमें पढ़ना है। अब यहां पर इसी को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर हमारे सामने क्या आता है, यही आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया गया है, जिस प्रकार से हम लोग यहां पर फिल्टर कर रहे हैं। और यहां पर अभी भी देखिए हमारे यहां पर सॉइल का फिल्ट्रेशन चालू है और यहां पर अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो अभी फिल्ट्रेशन चल रहा है, थोड़ी देर में दिखा दूंगा। नीचे अगर आप बीकर को ध्यान से देखें तो यहां पर पानी जो आ रहा है वो फिल्टर होकर आ रहा है और जो सॉइल के रेसिड्यू हैं वो यहां पर जमा होते जा रहे हैं। 2 मिनट और लगेगा और ये अच्छे से फिल्टर हो जाएगा, फिर मैं साफ साफ दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। यानी कि अब हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन को बारी बारी से अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ गया, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहां पर कहता है कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर है, 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। तो 2 कैटेगरीज में एक होगा होमोजीनस और दूसरा होगा हेट्रोजीनस। होमोजीनस में हमारा क्या आ गया,
आ गया सॉल्यूशन। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई यहां पर थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है, यानी कि जैसे आप चीनी और पानी का कंपोजिशन तैयार करें, थ्रू सॉल्यूशन तैयार करें, या फिर सॉल्ट और वाटर को मिलाकर मिक्सचर तैयार करें, जो ये यहां पर जो मिक्सचर तैयार होता है उसमें थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे, अगर मैं इसको 2 दिन भी छोड़ दूं ना, तो ये इसी कलर का मुझे दिखेगा। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स नीचे आकर नहीं बैठेंगे, ये अच्छी तरीके से इंटरमिक्स हो चुके हैं, ये होमोजीनस मिक्सचर है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे कहता है कि यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस। यहां पर कहता है कि नींबू पानी जो होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसके साथ ही जो सोडा वाटर होता है, यानी कि जो 7 अप वगैरह पीते हैं, सोडा वाटर आपको 7 अप नहीं होगा, वो सोडा वाटर दूसरा चीज होता है जिसमें कि CO2 मिक्स किया जाता है, आपको कभी कभी मिलता है, जैसे ठेले वगैरह पर मिलता है, तो वो क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक है, कहता है कि यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व्ड इन इट। कहता है कि हम लोग जब भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हो सकता है जिसमें कि हमने गैस या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड डाला है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन रियलिटी में जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, जहां पर हम लोग दो सॉलिड्स को आपस में मिक्स करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए अलॉय। अलॉय में क्या होता है, अलॉय में हम लोग दो मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं, या फिर मेटल्स में कुछ नॉन मेटल्स मिक्स करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। तो यहां पर क्या होता है, आपको जो अलॉय होता है वो एक प्रकार का क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है। इसी के साथ हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब कि दो गैसेस को इंटरमिक्स किया जा सकता है। इसका अच्छा उदाहरण क्या है, इसका अच्छा उदाहरण हमारे पास है एयर। एयर में यहां पर जो गैसेस प्रेजेंट हैं ये आपस में इंटरमिक्स हैं, यानी कि यहां पर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी तरह तरह के गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट हैं, और वो सभी अच्छे तरीके से इंटरमिक्स हैं। मतलब क्या, मतलब कि आप अगर पेड़ देख रहे हैं तो पेड़ कहीं भी उग सकता है। क्यों? क्योंकि CO2 हर जगह प्रेजेंट है। हम लोग कहीं भी घूम के जा सकते हैं, रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट है, और भी तरह तरह के गैसेस हर जगह पर प्रेजेंट है, अच्छे तरीके से होमोजिनसली इंटरमिक्स्ड हैं। तो ये क्या है, ये भी आपका गैसियस सॉल्यूशन का उदाहरण है। कहता है कि इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। जब सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल के लेवल पर होमोजेनिटी होती है। मतलब कि यहां पर जो देख लूं, यहां पर जो एयर है, यहां पर जितना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यहां पर भी एयर में उतना ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहां पर मैं पंप चला दूं तो धुआं उससे निकलने लगे, तो यहां पर आपको कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन 5 मिनट छोड़ दीजिए, ये सब इंटरमिक्स होकर बराबर हो जाएंगे। ये होमोजेनिटी होती है, समझ गए? कहता है कि फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। यानी कि लेमोनेड जब आप पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, तो आपको पहला सिप और लास्ट सिप का टेस्ट आपको बराबर मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। ठीक है, कहता है कि दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इसी प्रकार से जब आप सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि सबसे ऊपर जितना शुगर प्रेजेंट है पार्टिकल के रूप में, उतना ही सबसे नीचे बेस में भी प्रेजेंट है। और उसको आप छोड़ भी दीजिएगा तो वो आपको ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होगा कि नीचे बैठ जाएगा, ऐसा मिट्टी के जैसा नीचे आकर नहीं बैठेगा। वो सॉल्यूशन है, होमोजीनियसली मिक्स्ड है। समझ गए? अब यहां पर अलॉय के बारे में बताया गया है। अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। कहता है कि अलॉय क्या है, अलॉय मिक्सचर्स हैं मेटल और मेटल, दो या दो से अधिक मेटल्स के, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है, जिनको कि फिजिकल मेथड के जरिए हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके बावजूद भी अलॉय मिक्सचर क्यों कहलाता है?
जो प्रॉपर्टी पहले मैंने बताई है उसी चीज की वजह से, क्योंकि यहां पर जो मिक्सचर बना है उसमें जो मेटल्स प्रेजेंट हैं वो अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं, अपने प्रॉपर्टी को छोड़ते नहीं हैं। या फिर जो नॉन मेटल भी प्रेजेंट है वो अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है, रखता है, लेकिन साथ में रहता है। जैसे कि यहां पर जो ब्रास होता है वो आपको 30% जिंक और 70% कॉपर का मिक्सचर होता है। ये ब्रास तो बन गया हमारा एक प्रकार का अलॉय, लेकिन इसमें जो जिंक है और कॉपर है इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। जिंक अपना प्रॉपर्टी मेंटेन करेगा, कॉपर भी अपना प्रॉपर्टी मेंटेन करेगा, उसको ये लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। अलॉय बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है। समझ गए? इसीलिए अलॉय क्या है? अलॉय एक प्रकार का मिक्सचर है। अब आगे बढ़े तो आगे यहां पर आपको बात की गई है कि अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो यहां पर दो कंपोनेंट्स की बात की गई है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अब यहां पर मैं आपको यह दिखा रहा हूं, यह क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब यहां पर जो वाटर हमने लिया ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। और साथ में जो इसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हमने डाला वो हो गया सॉल्यूट। मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहां पर जिस पार्टिकल को हम लोग घुला रहे हैं, मिला रहे हैं, वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और जो हमारा घुलने मिलने में ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, जो घुलने मिलने में मदद करता है, वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। यानी कि यहां पर एक पार्टिकल, एक कंपोनेंट जो कि दूसरे कंपोनेंट को अपने में घुला ले वो सॉल्वेंट होगा। जैसे यहां पर क्या है? यहां पर कॉपर सल्फेट मैंने डाला, तो कौन किसको घुला रहा है? वाटर घुला रहा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, तो वाटर क्या हो गया? वाटर सॉल्वेंट हो गया। कॉपर सल्फेट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। क्लियर बात है? यही कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कि जो पार्टिकल, जो कंपोनेंट जाकर घुलता है वो सॉल्यूट होता है। तो यहां पर कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्यूट है। और हमारा पानी क्या है? H2O क्या है? सॉल्वेंट है। इसी प्रकार से चीनी पानी का सॉल्यूशन जब तैयार होगा तो चीनी हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ गए? नमक पानी का सॉल्यूशन तैयार होगा तो नमक सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है? यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स में बात करें तो यहां पर आपको सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब यहां पर आपको सॉलिड किस में घुलाया गया? लिक्विड में। यहां पर आपको शुगर क्या है? सॉल्यूट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब यहां पर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन और साथ में यहां पर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन और साथ में गैस इन गैस सॉल्यूशन जो है, ये सारे थोड़ा नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल इनका पूछ सकता है। समझ गए? और आगे चैप्टर के लास्ट में भी कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन एज अ सॉल्यूट, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली कि यहां पर टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? आयोडीन का अल्कोहल में सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ठीक है? अब यहां पर आयोडीन जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो सॉल्यूट है और साथ में अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट है। इसी प्रकार से एरेटेड ड्रिंक जो होते हैं जैसे कि सोडा वाटर होता है, वो क्या होता है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में वो सॉल्यूट के रूप में यूज किया जाता है और वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज करके इंटरमिक्स किया जाता है। आगे कहता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर क्या है? गैस इन गैस आपका मिक्सचर है। क्यों भाई? कैसे? उदाहरण के लिए
क्योंकि देखिए एयर क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें कि बहुत सारे गैसेस हैं। इसमें मेनली गैस कौन कौन से हैं? मेनली गैस पाए जाते हैं नाइट्रोजन, जो कि 78% क्वांटिटी में अवेलेबल है, और वहीं दूसरा हमारे पास गैस है, ये है ऑक्सीजन, जो कि 21% क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो नाइट्रोजन है, जो कि 78% है, वो बाकी के गैसेस को अपने में घुला कर रखता है। ये हम कहने के लिए कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है एयर हमारे पास, जिसमें कि नाइट्रोजन 78% मात्रा में है, वो ऑक्सीजन को और दूसरे गैसेस को खुद में घुला कर रखता है। ये एक प्रकार से सोचिए तो हम लोग कह सकते हैं, समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज बताए गए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर कहता है कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। यहां पर यह पॉइंट भी आपका एक अलग से लिख लीजिए कि यहां पर जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम लोग नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कहता है कि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। यानी कि यहां पर जब हम लोग लाइट पास करते हैं हमारे सॉल्यूशन के थ्रू, तो यहां पर जो लाइट है उसको स्कैटर ये नहीं करता है, और यहां पर लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होता है। समझ गए? द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि जो सॉल्यूट हैं उसको मिक्सचर से हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यानी कि जब सॉल्यूट पार्टिकल्स को, मतलब कि यहां पर जब इस सॉल्यूशन को आप अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, तो ये पार्टिकल्स आपका नीचे नहीं बैठेंगे, ये इसी प्रकार का सॉल्यूशन बना हुआ रहेगा, चाहे आप इसको कितनी भी देर छोड़ दें, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब क्या? कि एक बार जब कॉपर सल्फेट और वाटर आपस में घुल गए तो वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, उसी प्रकार से वो प्रेजेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो वाटर है वो ऊपर रह गया और कॉपर सल्फेट नीचे जाकर बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे शरबत बनाकर रखते हैं, शरबत बनाकर आप रात भर छोड़ दीजिए, अगले दिन भी आपको शरबत का टेस्ट वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि चीनी जाकर नीचे बैठ जाएगा, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन हम लोग यहां पर बनाते हैं उसका कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन मतलब क्या? मतलब कि यहां पर जो सॉल्वेंट है उसमें हमारा सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। हमने यहां पर दो सॉल्यूशन बनाए थे कॉपर सल्फेट के, एक में थोड़ा सा एक क्रिस्टल डाला था, एक में हमने ज्यादा क्रिस्टल डाला था, एक स्पैचुला भर के डाला था। तो यहां पर इसमें ज्यादा कॉपर सल्फेट मात्रा में है, यहां पर कम मात्रा में है, तो यहां पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है। इसी चीज को, इसी टर्म को, इसी टर्मिनोलॉजी को हमें अच्छे से समझना है। तो कहता कि इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। यही बात कह रहा है जो मैंने दिखाया कि भाई देखो हमने दो सॉल्यूशन तैयार किए, एक सॉल्यूशन का कलर हमको लाइट मिल रहा है, शेड हल्का मिल रहा है, दूसरे का हमें डार्क शेड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक में कॉपर सल्फेट कम है, दूसरे में कॉपर सल्फेट ज्यादा है। कहता है कि सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। कहता है कि देखो जब भी हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसमें हो सकता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा है वो अलग अलग हो। यहां पर हमारा सॉल्यूट कम था, यहां पर हमारा सॉल्यूट ज्यादा था, लेकिन दोनों क्या है? सॉल्यूशन है, सेम चीज के सॉल्यूशन है, वाटर और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है, लेकिन एक में आपको क्या है? मात्रा कम है, एक में क्वांटिटी मात्रा ज्यादा है, ठीक है। Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated और saturated solution। मतलब कि हमारे इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को या तो डाइल्यूट कह सकते हैं, या तो कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, या फिर सैचुरेटेड कह सकते हैं।
अब तीनों टर्मिनोलॉजीज को हमें अच्छी तरीके से समझना है। कहता है कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होते हैं? कंपैरेटिव टर्म होते हैं। जैसे कि अगर आपको इन दोनों को समझना है टर्म्स को, तो ये सॉल्यूशन को देखिए और समझ जाइए। यहां पर डाइल्यूट का मतलब क्या? मतलब कि भाई जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या? गाढ़ा है। गाढ़ा आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा, गाढ़ा है। यहां देखिए, यहां पर आपको ये कंसंट्रेटेड है इसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में ये है क्या है? ये हमारा डाइल्यूट है। क्यों? यहां पर हमारे कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। यहां पर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? कंसंट्रेटेड है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डाइल्यूट है। तो यही कहता है कि कंपैरेटिव टर्म में। वहीं अगर हम ऐसा करें, एक नया बीकर लाएं और इससे भी ज्यादा हम लोग अगर उसमें कॉपर सल्फेट डाल दें, तो फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा, और वो जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा ज्यादा सॉल्यूट के साथ, वो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कंसंट्रेटेड। ठीक है, आगे कहता है कि इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। जो चीज मैंने दिखाई वही चीज आपको बोलता है। अब इसी के बाद हमारे पास है एक्टिविटी 2.3। 2.3 एक्टिविटी को देखते हैं। तो यहां पर इस एक्टिविटी में कहता है कि आपको 50 ml वाटर लेना है और दो सेपरेट बीकर में लेना है। मतलब दो अलग अलग बीकर में आपको 50 ml वाटर लेना है। आपको एक बीकर में सॉल्ट डाल देना है और दूसरे बीकर में शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड डाल देना है। ठीक है, और इसको लगातार हिलाकर क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। ठीक है, अब कहता है कि आपको when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees C। मतलब यहां पर क्या हो कि जब आप इसको घुलाते घुलाते ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि आपका सॉल्ट घुलना बंद हो जाए और आपका चीनी घुलना बंद हो जाए, तब आप क्या करें? बीकर को हीट कर दें ताकि बीकर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। इसके बाद फिर से आप सॉल्यूट डालने लगे, फिर से आप सॉल्ट और शुगर को डाल दें, और इसके बाद आपको क्या चेक करना है? चेक करना है कि इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। कहता है कि जो यहां पर सॉल्ट हमने पानी में डाला या फिर शुगर डाला या फिर बेरियम क्लोराइड डाला, वो एक टेम्परेचर पर क्या सेम क्वांटिटी में घुलता है? कहता है कि एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। तो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपको यहां पर डेफिनेशन मिल गया। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? कहता है कि किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, जैसे रूम टेम्परेचर की बात कर लें, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर लें, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कोई सॉल्यूशन है, उसमें जितना सॉल्यूट घुलाने की कैपेसिटी है उतना हमने घुला दिया और उसमें घुलने की कैपेसिटी नहीं है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि जैसे उदाहरण में अगर मैं बात करूं, आपके खाने की कैपेसिटी है 4 रोटी और मैंने आपको 4 रोटी खिला दिया, तो आप क्या हो गए? आप सैचुरेटेड हो गए। वही बात करता है कि हमने अगर 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर में अगर हम लोग 200 ग्राम चीनी घुला सकते हैं और 200 ग्राम हमने मिक्स कर दिया, घुला दिया, वहां पर सॉल्यूशन तैयार हो गया, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। यहां पर और घुलाने की कैपेसिटी नहीं है और हम घुला नहीं रहे हैं, ये क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हां, एक चीज है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, 25 के जगह 30 कर दें, तो यहां पर 200 के जगह 300 ग्राम या फिर 250 ग्राम हम लोग यहां पर चीनी को ऐड कर सकते हैं, घुला सकते हैं। इसीलिए बोलता है कि एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो कैपेसिटी है सॉल्यूट घुलाने की, वो कैपेसिटी पूरी हो गई तो क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। यानी कि एक खास टेम्परेचर के ऊपर हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं और सॉल्यूट ऐड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। समझ गए?
कहता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है भाई? तो सॉल्युबिलिटी मतलब कि जैसे ये हमने पानी लिया, इस पानी में अगर हम लोग 50 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, इस वाटर की, इतनी वाटर की करीब 100 ml 150 ml ये वाटर है, इस वाटर की कैपेसिटी है कि भाई हम लोग 50 ग्राम कॉपर सल्फेट ही इसमें घुला सकते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हुई? 50 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ये इसकी कैपेसिटी है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, समझ गए? कहता कि इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पर कहता है कि हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें कि हम जितनी कैपेसिटी है सॉल्यूशन में सॉल्यूट को घुलाने की, उससे कम अगर सॉल्यूट डालते हैं तो वो एक प्रकार का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 100 ml वाटर है, इसमें हमने 50 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला, ये इसकी क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन है, मतलब कि 50 ग्राम से ज्यादा ये नहीं घुला सकता है। लेकिन यहां देख लीजिए, यहां पर वही हम लोग लेते हैं कि भाई 100 ml वाटर है, 100 ml 100 या 150 मतलब बराबर वाटर है, और इसमें हमने क्या किया है? 20 ग्राम डाला है, 20 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला है, तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आप 4 रोटी खा सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 रोटी खाया है, आपको मन कर रहा है और रोटी खाने का, तो आप क्या है? अनसैचुरेटेड हैं। यहां पर 1 लीटर में 200 ग्राम चीनी ऐड करने की कैपेसिटी है, 200 ग्राम सॉल्यूट घुलाने की कैपेसिटी है, लेकिन सिर्फ अगर हम लोग 100 ग्राम चीनी ऐड करते हैं, घुलाते हैं, तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, कैपेसिटी से कम सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। कहता कि व्हाट वुड हैपन इफ यू वेयर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। यानी कि अगर आप देखें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको आपने तैयार किया और उसको अगर आप ठंडा करने लगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को समझने के लिए आप अपने आसपास के जरा सा सिनेरियो को ध्यान में रखिए। जैसे आपने कभी देखा है चीनी की चाशनी बनते हुए? चाशनी कैसे बनाया जाता है? हम लोग क्या करते हैं? पानी लेते हैं, पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, फिर उसके बाद चीनी डालते हैं और उसको तब तक गर्म किया जाता है, हिलाया जाता है तब तक कि चीनी उसमें घुल ना जाए। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली हो सकता है कि 1 लीटर में 200 ग्राम चीनी घुले, मिक्सचर बने उसका। लेकिन जब हम इस वाटर को बॉईल कर देंगे तो बॉईल करने के बाद हम लोग 1 लीटर पानी में हो सकता है कि 1 kg ऑफ चीनी घुला दें। इस प्रकार से आपको चाशनी तैयार होती है। जो मिठाई वगैरह बनता है, सोन पापड़ी बनता है और भी बहुत सारी मिठाइयां बनती है, उसमें आपने अगर चाशनी बनते हुए देखा होगा तो इसी प्रकार से बनाया जाता है कि जो वाटर है उसको लगातार गर्म किया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को घुलाया जा सके और ये चाशनी तैयार होती है। अगर आप कभी शादी ब्याह में कहीं गए होंगे जहां पर इस प्रकार का आपने प्रोसेस देखा होगा, तो वहां पर अगर आप अगले सुबह देखें, अगले सुबह जब शादी वादी खत्म हो जाती है तो वहां पर जो चाशनी तैयार की जाती है ना, वो चाशनी बिल्कुल पत्थर हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? जब वो चाशनी ठंडी हो जाती है तो वो बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि जब हम लोग कूल डाउन करते हैं तो वो एक प्रकार से अपने वापस फॉर्म में आने लगता है, यानी वो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है वो अलग अलग होने लगता है। समझ गए? ये कभी आप जाइएगा शादी ब्याह में तो चाशनी बनते हुए देख लीजिएगा कि जब वो ठंडा होता है तो क्या होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, वी कैन इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट अ सेम टेम्परेचर। कहता है कि अगर हम लोग ऊपर एक्टिविटी को देखें तो हमें क्या पता चलता है कि अगर जो सॉल्वेंट है उसमें हम लोग अलग अलग सब्सटेंस ऐड करते हैं। ऊपर हमने क्या ऐड किया? सॉल्ट ऐड किया, सुगर ऐड किया, बेरियम क्लोराइड ऐड किया, तो तीनों अलग अलग क्वांटिटी में ऐड हुए वाटर में। हो सकता है नमक 100 ग्राम ऐड हुआ, चीनी 200 ग्राम ऐड हुआ, बेरियम क्लोराइड करीब 50 ग्राम ऐड हुआ। तो सेम सॉल्वेंट है लेकिन वहां पर चीनी
चीनी सॉल्ट और साथ में बेरियम क्लोराइड अलग अलग क्वांटिटी में वहां पर घुलते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में उनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर कंसंट्रेशन क्या होता है किसी सॉल्यूशन का, कि भाई कितनी क्वांटिटी में, कितना बाय मास या फिर वॉल्यूम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे सॉल्वेंट में। मतलब कि 1 लीटर हमारे वाटर में कितना ग्राम या फिर कितना किलोग्राम चीनी प्रेजेंट है, 1 लीटर पानी में कितना हमारा सॉल्ट प्रेजेंट है, कितना ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। इस प्रकार से हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन बताते हैं। तो यहां पर आपको 3 प्रोसेस बताए गए हैं, 3 प्रोसेस लिखे गए हैं, 3 तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं या फिर बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब कि मास सॉल्यूशन का और मास सॉल्यूट का, और उसका हम लोग परसेंटेज निकाल दें। मतलब कि अगर 500 ग्राम हमारे पास वाटर है, उसमें अगर हम लोग 40 ग्राम चीनी डाल रहे हैं और इसी का हम लोग परसेंटेज निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मास बाय मास परसेंट हो जाएगा सॉल्यूशन का। कि भाई हमने चीनी और पानी का सॉल्यूशन तैयार किया, उसका हम कंसंट्रेशन बता रहे हैं किस फॉर्म में, मास बाय मास परसेंटेज। मतलब हम लोग सॉल्यूट का भी मास लिखेंगे, ग्राम में वेट लिखेंगे, और साथ में यहां पर जो सॉल्वेंट है उसका भी मास लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम में भी निकाला जाता है। मतलब कि यहां पर क्या होता है, सॉल्यूट का हम लोग मास लिखते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखते हैं और इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। जैसे अगर हम लोग 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं, यहां पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हम लोग लीटर में डिफाइन करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000 ml है, 1000 ml या फिर 1 लीटर, लीटर में भी बोल सकते हैं। यहां पर 1 लीटर में अगर हम लोग 40 ग्राम हम लोग चीनी डाल रहे हैं, तो ये 40/1 इंटू 100, ये लीटर के फॉर्म में या फिर आपको मिलीलीटर के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां पर हम लोग वॉल्यूम में डिफाइन करेंगे सॉल्यूट को भी, सॉल्वेंट को भी। यहां पर जैसे कि अगर हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग क्या डाल रहे हैं, हम लोग कोई लिक्विड डाल रहे हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। आयोडीन को हम अल्कोहल में डाल रहे हैं, तो आयोडीन हम लोग 10 ml डाल रहे हैं, 10 मिलीलीटर डाल रहे हैं, और हमारा यहां पर जो सॉल्यूशन है किस चीज का, अल्कोहल का, वो कितना है, 100 मिलीलीटर है। तो इसका हमने क्या किया, परसेंटेज निकाल दिया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें तीनों में अंतर क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तीनों में है कि भाई आपको मास बाय मास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास लिखना है, मास बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का मास लिखना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिखना है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों का आपको वॉल्यूम लिखना है। ठीक है, यहां पर आपको उदाहरण दिया गया है, उदाहरण भी बहुत सिंपल सा है, कोई खास नहीं है। जैसे कहता है कि एक सॉल्यूशन तैयार किया गया जिसमें कि 40 ग्राम कॉमन साल्ट डाला गया 320 ग्राम वाटर में। तो भाई सॉल्यूट ग्राम में है, मतलब मास है सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का भी मास दिया गया है। आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो मास बाय मास से निकालेंगे। तो भाई सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, 40 + 320 360 ग्राम, और यहां पर 40/360 इंटू 100 आपका क्या आ गया, यहां पर सॉल्यूशन आ गया 11.1। बहुत ही सिंपल सा आपका थ्योरम है, मतलब बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे यहां पर हमारे सामने टॉपिक है 2.2.2 व्हाट इज अ सस्पेंशन। अब यहां पर हम लोग सस्पेंशन की बात करने वाले हैं कि भाई ये सस्पेंशन क्या होता है। तो कहता है कि नॉन होमोजेनस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस। यानी कि यहां पर नॉन होमोजीनस मिक्सचर की बात कर रहा है, मतलब कि हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात कर रहा है। तो सस्पेंशन क्या है, एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। यहां पर होमोजीनस में क्या हो गया, सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस में पहला हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया सस्पेंशन।
सस्पेंशन क्या है? एक प्रकार का हेट्रोजिनस मिक्सचर है, मतलब का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसका उदाहरण जो हमने तैयार किया था वो ये उदाहरण है जिसमें कि हमने यहां पर सॉइल को, मिट्टी को ऐड किया था पानी में। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे बैठ रही है, सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी है, सिर्फ आपको हल्का हल्के जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर दिख रहे हैं। अगर मैं इसको हिलाऊं तब आपको रियलिटी में इसका आपको क्या दिखेगा? सस्पेंशन दिखेगा। यहां पर सस्पेंशन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको सस्पेंडेड होते हैं। किसमें सस्पेंडेड होते हैं भाई? समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। कहता है कि अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ये आपको सस्पेंशन का डेफिनेशन भी है कि भाई सस्पेंशन क्या होता है? एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, हमारे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन जैसा आपस में डिसॉल्व नहीं हो जाते हैं, बल्कि सिर्फ ये क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए रहते हैं। मतलब हम इसको स्टिर करेंगे, ये मिक्स हो जाएंगे, और कुछ देर छोड़ देंगे तो नीचे आकर बैठ जाएंगे। मतलब जो सस्पेंशन होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो क्या होता है? सस्पेंडेड होता है। और यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मीडियम यानी कि जो यहां पर वाटर है उसकी बात कर रहा है कि मीडियम के बल्क में क्या होगा? सस्पेंडेड होगा, एक प्रकार से लटका हुआ रहेगा। हिला हुआ है, वो लटका हुआ धीरे 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 नीचे जाकर बैठ जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंसर आर विजिबल टू नेकेड आई। यहां पर जो पार्टिकल्स है, अगर मैं इसको जोर से हिलाऊं तो मैं आंखों से इसके पार्टिकल्स को देख पा रहा हूं, रियलिटी में देख पा रहा हूं। यहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको विजिबल होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है। अब यहां पर आपको सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज यहां पर बताई गई हैं। कहता है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। जो सस्पेंशन के पार्टिकल है उसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। और साथ में यहां पर क्या कहता है? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ठीक है, स्कैटर करता है और साथ में पाथ विजिबल होता है। और साथ में जो द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यानी कि अगर मैं इस सस्पेंशन को छोड़ दूं थोड़ी देर, तो थोड़ी देर में ये मिट्टी नीचे जाकर बैठ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? ये सेटल डाउन कर जाएगा, वाटर और मिट्टी अलग हो जाएगी। ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इनको हम फिल्ट्रेशन की मदद से अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ी देर पहले फिल्ट्रेशन किया था इसी मिट्टी के सस्पेंशन का, और यहां पर उसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट क्या है? यहां पर आपको क्लियर वाटर दिख रहा है जो कि एकदम क्लियर है, और साथ में यहां पर हमारा जो मिट्टी था वो हमारे पास आ चुका है, हम इस सस्पेंशन से अलग हो चुका है। यहां पर मैं आपको अगर रिजल्ट दिखा दूं तो यहां पर देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये जो हमारा मिट्टी का पार्टिकल था वाटर में, वो यहां पर देखिए अलग हो चुका है, इस पेपर पर आ चुका है, फिल्ट्रेशन पेपर पर। मतलब फिल्टर पेपर के जरिए, फिल्ट्रेशन के जरिए हम लोग सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशंस ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। मतलब कि इस सस्पेंशन को अगर मैं रख दूं और इसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएं, यानी कि पार्टिकल्स बैठ जाएं, सॉल्यूट बैठ जाएं, तो यहां पर ये लाइट को स्कैटर करना बंद कर देगा, क्योंकि सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो ये होता है सस्पेंशन। अब इसके बाद यहां पर हमारे सामने क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। किस चीज में डिफरेंस? तो यहां पर डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन। तो कोलोइडल की अभी बात नहीं की है, इसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, होमोजीनस होते हैं, यहां पर इनविजिबल होते हैं नेकेड आई के, और साथ में ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इनको हम फिल्ट्रेशन की मदद से फिल्टर नहीं कर सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब कि चीनी पानी का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये सारी चीजें यहां पर कहता है कि मोर देन 10 टू द पावर -6 मीटर इनका साइज होता है, मतलब कि 100 नैनोमीटर से ज्यादा इनका साइज होता है। ये हेट्रोजीनस होते हैं, नेकेड आई को विजिबल होते हैं। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और ये हमारा सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स
फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, जैसे कि हमने यहां पर देखा पास नहीं हुआ और ये यहां पर क्या हो गया, जमा हो गया, ठीक है। और साथ में ये ओपेक होते हैं, मतलब इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सस्पेंशन है, क्या इसके आर पार आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सस्पेंशन आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में यहां पर कहता है कि द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी कि किस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यहां पर जो हमने मिल्क का सॉल्यूशन तैयार किया था इसकी बात करता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसको कि कोलॉइड के रूप में भी जाना जाता है या फिर कोलॉइड भी कहा जाता है। कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कहता है कि यहां पर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसमें सॉल्यूशन की तरह, ट्रू सॉल्यूशन की तरह, देखिए यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन साथ में सस्पेंशन और साथ में कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहां पर जो सॉल्यूशन होता है उसको जनरल टर्म में ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन भी है, तो उससे अलग बताने के लिए हम लोग उसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर है कि जो सॉल्यूशन में जिस प्रकार से हम लोगों का जो यहां पर कॉपर सल्फेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यहां पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, उसी प्रकार से जो यहां पर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। यानी कि क्या हुआ, यानी कि देखिए यहां पर जो हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। कितना स्मॉल होता है भाई, तो इसका इस जो पार्टिकल का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, लेकिन जो हमारा सस्पेंशन होता है उससे छोटा होता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये कंपैरिजन अभी तुरंत हमने देखा था, तो यहां पर हम लोगों का जो ट्रू सॉल्यूशन होगा उसमें 10 टू द पावर -9 मीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल का साइज होता है। और वहीं सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है, मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर। वहीं इसके बीच में 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में साइज होता है किसका, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, ठीक है। अब यहां पर ये क्या होगा, होमोजीनस होगा, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होगा, और वहीं जो सस्पेंशन होगा ये हेट्रोजीनस होगा। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, ये लगता है कि होमोजीनस है लेकिन ये हेट्रोजीनस हमारा एक प्रकार का मिक्सचर है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखें तो हम लोगों का यहां पर होमोजीनस में सॉल्यूशन हो गया और हेट्रोजीनस में सस्पेंशन हो गया और साथ में क्या हो गया, कोलॉइड हो गया। तो ये यहां पर आप याद रखिए, होमोजीनस सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन होगा और आपका सस्पेंशन और कोलॉइड क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या होता है ये जरा एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। अब यहां पर उदाहरण में दिया है किसका, मिल्क का उदाहरण दिया है। जैसे ये हमने मिल्क का सॉल्यूशन तैयार किया था फ्यू ड्रॉप्स डालकर, उसी प्रकार से जो आपका प्योर मिल्क होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का कोलॉइड है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आईज। यानी कोलॉइडल पार्टिकल का साइज स्मॉल होने के कारण हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। यानी कि जब इस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग लाइट रेस पास कराएंगे तो यहां पर लाइट रेस का पाथ विजिबल होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर होगा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, उसकी वजह से हमें पाथ विजिबल हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब आसानी से जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है और लाइट का पाथ विजिबल होता है, ठीक है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect। कहता है कि ये जो लाइट का स्कैटरिंग होता है ना, इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब टिंडल इफेक्ट मतलब क्या, मतलब कि यहां पर जो हम लोग
कोई सॉल्यूशन है, कोलॉइड है या फिर जो हमारा सस्पेंशन है, इसके थ्रू जब हम लोग लाइट इस प्रकार से पास करेंगे और इसका लाइट का बीम जो है, ये जो बीम यहां से निकल रहा है टॉर्च से, वो बीम हमें विजिबल हो जाएगा। ये बीम विजिबल हो जाएगा तो ये क्या इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट है। अब टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या, मतलब लाइट का पाथ हमें विजिबल हो रहा है। अब इसका उदाहरण आपको देखना है तो उदाहरण ये देखिए, यहां पर हमारे सामने क्या है, ये एक है आपका सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब क्या, एक ट्रू सॉल्यूशन है। ये लाइट का पाथ यहां पर विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहां पर कोलॉइड की बात करें, मतलब वाटर और मिल्क को मिला देते हैं तो क्या बन गया, ये कोलॉइड बन गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। यहां पर लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। अगर हम लोग नेचर में बात करें तो नेचर में भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, यहां पर से लाइट रेज आ रहे हैं और ये लाइट रेज क्या हो रहे हैं, इनके पाथ हमें विजिबल हैं, दिख रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का टिंडल इफेक्ट है। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है ये काफी आसानी से विजिबल होता है, आपके आसपास नेचर में आसानी से आपको दिख जाएगा। लेकिन टिंडल इफेक्ट को आपको समझना है तो पहले क्या समझना होगा, पहले आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझना होगा। तो आइए जरा सा हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें तो यहां पर जब लाइट जब आता है, जैसे लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो लाइट जब एक प्रकार से चलता है और उसके रास्ते में जब पार्टिकल आता है जिसका साइज काफी बड़ा है, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में 7 में, तो वहां पर आपने देखा था कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूं, कैसे, मेरे पीछे जो लाइट रेज आ रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे, कैमरे में नहीं पहुंच रहे हैं, तो भाई मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूं। क्यों, क्योंकि मेरा साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर क्या होता है हमारे आसपास, कि जो हमारे आसपास जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो बहुत छोटे होने के कारण लाइट हमारे आसपास तक पहुंच जाता है। लेकिन जब लाइट चले और लाइट के रास्ते में बड़ा पार्टिकल आ जाए, जैसे कि स्मोक आ जाए, धुआं आ जाए, या फिर कोई कहीं पर वाटर वेपर्स हैं वो आ जाएं, क्लाउड आ जाए, या फिर इस प्रकार के कोई बड़े पार्टिकल आ जाए, जैसे कि हमारा ये जो सस्पेंशन है इसके जो पार्टिकल हैं इनका साइज बहुत बड़ा है, या फिर इसी प्रकार से जो ये हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके भी पार्टिकल का साइज बड़ा है। तो इन पार्टिकल के साइज के बड़े होने के कारण जो लाइट रे इनके ऊपर पड़ता है ना, वो लाइट रे इस पार्टिकल से टकरा कर अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाता है। तो यही क्या होता है, हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, कि यहां पर लाइट आया, पार्टिकल से टकराया और वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गया। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्लास 10th में। क्लास 10th में आप पहुंचेंगे तो वहां पर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर आपको लिमिटेड जानकारी चाहिए कि भाई यहां पर टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, यह समझने के लिए। अब यहां पर यही होता है कि जब यहां पर लाइट रेज इस प्रकार से हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन से गुजरते हैं, तो लाइट रे यहां पर क्यों नहीं हमें टिंडल इफेक्ट दिखा, ट्रू सॉल्यूशन में क्यों नहीं दिखा, क्योंकि यहां पर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, और पार्टिकल का साइज छोटा होने के कारण यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, इस वजह से हमें पाथ विजिबल नहीं होगा यहां पर। लेकिन जैसे ही हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन लेते हैं या फिर सस्पेंशन लेते हैं, इनमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, और पार्टिकल के साइज बड़े होने के कारण जो लाइट रेज होते हैं इस सॉल्यूशन के पार्टिकल से टकराएंगे और टकराकर इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ क्या होगा, विजिबल होगा, दिखने लगेगा। यही होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका टिंडल इफेक्ट के होगा, ठीक है। अब आगे कहता है कि टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अगर आप कभी खपड़े के घर में गए होंगे, मैं गया हूं, मेरे गांव में है, तो वहां पर आपको, अगर आप कभी देखें तो वहां पर कई सारे होल्स होते हैं, उनसे जब रोशनी आती है, सूर्य की रोशनी आती है, तो उसका पूरा पाथ विजिबल होता है, और उसमें सारे पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंडेड हैं, घूम रहे हैं, वो भी दिखते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, और उसकी वजह से टिंडल इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। यानी कि यहां पर डस्ट और स्मोक की वजह से हमें क्या हो रहा है, लाइट का पाथ विजिबल हो जा रहा है, ठीक है।
अब यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यही बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू करता है, कहता है कि टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। यानी यहां पर बात कर रहा है कि बड़े बड़े आपके पेड़ हैं वहां पर, यानी फॉरेस्ट का कैनोपी है, वहां से सनलाइट आ रहा है तो पूरा सनलाइट का पाथ आपको दिखेगा, विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका साइज काफी बड़ा है, जैसे कि मिस्ट हो गया जिसमें कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होगा, आपको यहां पर लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। तो टिंडल इफेक्ट शॉर्ट में आप समझ गए कि क्या होता है। अब यहां पर कोलॉइड का प्रॉपर्टीज बताया गया है। तो कोलॉइड का प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे पहला कि वो क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। कोलॉइड क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और यहां पर जो साइज होता है कोलॉइड के पार्टिकल का वो बहुत छोटा होता है, इसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब जूम वगैरह या फिर जो हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह होता है उससे हम देखेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मतलब कि जो कोलॉइड होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज बड़ा है। किससे बड़ा है? ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है। भले ही सस्पेंशन से छोटा है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है। इतना बड़ा है कि आपका लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है क्योंकि यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। आगे कहता है कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलॉइड इज अ क्वाइट स्टेबल। मतलब कि इस प्रकार से ये कोलॉइड को अगर मैं छोड़ दूं, रात भर भी छोड़ दूं, तो कल तक यहां पर जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो उसी प्रकार से बने रहेंगे। मतलब कि यहां पर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ये स्टेबल होता है। आगे कहता है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हमने देखा था कि जब यहां पर फिल्ट्रेशन हमने किया था इस मिल्क का, तो हमने देखा कि पूरा का पूरा नीचे आ गया, वहां पर किसी भी प्रकार से हमें कुछ भी रेसिड्यू देखने को नहीं मिला। यहां पर ये सस्पेंशन में ये हमें रेसिड्यू देखने को मिला, लेकिन कोलॉइडल में कोई भी रेसिड्यू हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। कहता कि बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल। अब यहां पर देखिए एक बात बताई गई है कि सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि पिछले साल तक जो आपका किताब आता था उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना था। वो एक्टिविटी 2.5 पिछले साल तक पढ़नी थी। इस साल आपके किताब में 2.5 एक्टिविटी नाम की एक्टिविटी आपको नहीं पढ़नी है। मतलब पढ़नी है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन वाली नहीं पढ़नी है। 2.5 दूसरी होगी तो देख लेंगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। अब ये क्या चीज है भाई? अब देखिए जिस प्रकार से हमने ट्रू सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूशन में पढ़ा कि वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी प्रकार से एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज होता है और साथ में डिस्पर्सन मीडियम होता है। जैसे कि वहां पर सॉल्यूट था उसी प्रकार से यहां पर डिस्पर्स्ड फेज होगा, और वहां पर जिस प्रकार से सॉल्वेंट था यहां पर डिस्पर्सन मीडियम होगा। मतलब क्या? यही वही चीज कहता है, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड form the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। यहां पर सॉल्यूट जैसा कंपोनेंट यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि एक प्रकार से कोलॉइड में डिस्पर्स्ड हैं वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाएंगे, और जो जिस कंपोनेंट में ये डिस्पर्स्ड फेज मिला हुआ है, घुला हुआ है, वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। समझ गए? तो यहां पर अगर मैं इस कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको मिल्क के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज हो जाएंगे, और वहीं जो हमारा वाटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर में हमने मिल्क के ड्रॉप्स डाले हैं। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़े तो कहता है कि कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। जिस प्रकार से हमने सॉल्यूशन में सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन इस प्रकार से देखा था, उसी प्रकार से यहां पर हम लोग कोलॉइड्स में भी सॉलिड कोलॉइड, लिक्विड कोलॉइड इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर आपको इसका कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ना है और इसके लिए आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे नामों को याद रखिएगा कि यहां पर जब लिक्विड हमारा डिस्पर्स्ड फेज होगा और गैस हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम होगा तो उसे हम एरोसोल कहते हैं। इसी प्रकार से सॉलिड हमारा डिस्पर्स्ड फेज होगा और गैस डिस्पर्सिंग मीडियम होगा तो एरोसोल कहते हैं। और सबका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे लिक्विड का गैस में हमारा कोलॉइड क्या बनेगा, फॉग होगा, क्लाउड होगा, मिस्ट होगा। इसी प्रकार से अगर सॉलिड का गैस में हमारा कोलॉइड बनेगा तो वो एरोसोल कहलाएगा, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सारे उदाहरण हो गए। इसी के साथ गैस का लिक्विड में जब हमारा कोलॉइड बनेगा तो फोम उसका उदाहरण है, फोम मतलब टाइप है और एग्जाम्पल उसका शेविंग क्रीम है। इसी के साथ लिक्विड का लिक्विड में इमल्शन कहलाएगा और इसमें मिल्क और फेस क्रीम। इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं और ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक यहां पर कहता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, यह चीज आपको समझना है। अब ये बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है भाई। क्या कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने पिछले चैप्टर में मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, मैटर के डिफरेंट स्टेट्स की बात की थी। तो यहां पर ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये किसी भी मैटर में होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया या फिर आपको डेंसिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, कलर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कहता है कि द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस ऑकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन और नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर कहता है कि अगर हम किसी प्रकार से किसी मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंज करते हैं तो यह क्या होगा, एक प्रकार का फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैटर के हम लोग ना तो केमिकल नेचर को चेंज कर रहे हैं ना तो उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग वाटर को यूज करें एज अ आइस, तो आइस में भी क्या है, आइस में भी H2O है। अगर उस वाटर को मेल्ट कर दे, आइस को मेल्ट कर दे तो वाटर बन जाएगा। वाटर क्या है, H2O है। और साथ में अगर हम उसको वाटर वेपर बना दें तो क्या हो जाएगा, वो भी H2O ही रहेगा। तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे और साथ में तीनों का केमिकल कंपोजिशन चेंज रहेगा। तो ये जो चेंज होता है, स्टेट का चेंज, वो क्या है, एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। जैसे यहां पर मेरे पास क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन है। अब ये मैग्नीशियम रिबन जो है, इसको मैं अगर क्या करूं, एक प्रकार से मोड़ दूं, टेढ़ा कर दूं, फाड़ दूं, कुछ भी कर दूं, तोड़ दूं, तो ये क्या होगा, ये सारे चेंजेस क्या होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। क्योंकि यहां पर इन सारे चेंजेस होने की वजह से इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है और इसके केमिकल प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जो कि एक प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करता है या फिर केमिकल कंपोजिशन और केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं करता है। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा फिजिकल चेंज। कहता है कि ऑल्दो आइस, वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। वही चीज कि भाई देखो, वाटर को अगर हम लोग आइस के रूप में यूज करें या फिर वेपर के रूप में यूज करें, उसका स्टेट अलग अलग है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज सेम है और साथ में वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। अब यहां पर आगे उदाहरण आपको वाटर और कुकिंग ऑयल का दिया गया है कि वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों लिक्विड हैं, लेकिन उनके जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो काफी डिफरेंट है। मतलब कि सेम स्टेट में दोनों हैं, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है और साथ में कुकिंग ऑयल भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उनका जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो काफी अलग अलग है। इनका ओडोर अलग अलग है, इनका इन्फ्लेमेबिलिटी अलग अलग है। ऑयल जो है वो बर्न हो जाता है, वाटर जो है वो बर्न नहीं होता बल्कि आग को बुझा देता है।
और साथ में जो बर्निंग होता है वो क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। यानी ऑयल जब बर्न हो जाता है तो वो एक नया चीज बना देता है। जैसे कि कार्बन जो कि आपका पेट्रोल डीजल वगैरह में होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन अलग अलग में पाए जाते हैं। वो जब बर्न होते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम को अगर मैं उदाहरण लूं, तो यहां पर इस मैग्नीशियम को अगर मैं बर्न करता हूं, तो यहां पर ये मैग्नीशियम अगर मैं तोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, तो वो क्या होगा, एक प्रकार का फिजिकल चेंज होगा। लेकिन जब मैं यहां पर इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता हूं, तो ये मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक प्रकार से केमिकल चेंज शो करता है। यहां पर ये देखिए, ये बर्न होगा अभी, ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, और बर्न होकर क्या होगा, ये एक प्रकार से नया सब्सटेंस बना देगा जिसके कि नए प्रॉपर्टीज होंगे, नए केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो चेंज हुआ, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो गया और नया सब्सटेंस बना दिया उसने, ये क्या हुआ, एक प्रकार का केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो सब्सटेंस बना वो नए प्रॉपर्टीज के साथ बना, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। यानी जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बर्न होने समय, और ये क्या बनाता है, MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। Mg के प्रॉपर्टीज और मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग होते हैं, मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग ये बिहेव करता है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का केमिकल चेंज हुआ। वही मैग्नीशियम को तोड़ दूं, फोड़ दूं, इधर उधर दबा दूं, कुछ भी कर दूं, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। कहता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बर्निंग के दौरान, one substance react with another to undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substances. मतलब क्या हुआ, जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा और हमें नया सब्सटेंस मिलेगा। और साथ में कहता है कि अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यहां पर जो केमिकल चेंज हो रहा था, मैग्नीशियम बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, यह क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे साइंस का, वहां पर यह चीज आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, कैन यू डिस्टिंग्विश दीज। अब कहता है कि यहां पर जब हम लोग कैंडल बर्न करते हैं तो वहां पर केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है। तो इसमें क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। यहां पर जो वैक्स का मेल्टिंग है वो क्या है, एक प्रकार से फिजिकल चेंज है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से वो लिक्विड बन जा रहा है। लेकिन यहां पर जो बर्निंग है कैंडल का, वो क्या है, एक प्रकार का हमारा केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या है, आगे क्वेश्चंस है। यहां पर आपको फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में अंतर बताना है, कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल चेंज है, ये सारी चीजें। तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक यहां पर कहलाता है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेस उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये टॉपिक तो वैसे हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था शुरुआत में, लेकिन वहां पर हमने एक प्रकार से बेसिक्स पढ़े थे। यहां पर अच्छे से क्या क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हम यहां पर पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन substances कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो वहां पर जब मैंने शुरू किया था इस चैप्टर को, तभी आपको बताया था कि जो सब्सटेंस वर्ड होता है, सब्सटेंस, वो हम लोग क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। हम लोग मिक्सचर के लिए हम लोग सब्सटेंस वर्ड का यूज नहीं करते। हम लोग कई बार मैटर और सब्सटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैटर मतलब दुनिया की कोई भी चीज, सारी चीज, वो क्या हो गया, मैटर हो गया। सब्सटेंस मतलब जो एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, उसके लिए हम लोग सब्सटेंस वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया एलिमेंट, दूसरा हो गया कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट के बारे में। तो यहां पर एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, टॉपिक नंबर 2.4.1 एलिमेंट्स। कहता है कि रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। यानी 1661 में पहली बार एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। एंटोनी लॉरे लुवाइजर 1743 से 94 इनका मतलब लाइफ स्पैन था। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि जो एलिमेंट का डेफिनेशन है वो क्या होता है, ठीक है।
He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. इन्होंने डेफिनेशन दिया यहां पर एलिमेंट्स का कि एलिमेंट एक प्रकार का एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको कि सिंपलर सब्सटेंसेस में हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा नहीं तोड़ सकते। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो कि उस समय में इनके द्वारा प्रूव किया गया था। अब यहां पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन आपको बताया जा रहा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और साथ में मेटलॉइड्स में कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो जब आप यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे यहां पर, ये जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इसमें ज्यादातर आपको मेटल्स दिखेंगे। जैसे ये पूरा इलाका मेटल्स है, ये पूरा इलाका क्या है, मेटल्स है, ये भी आपके मेटल्स हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये सारे आपके क्या हो गए, ये आपके नॉन मेटल्स हो गए। और यहां से अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं ये बीच में, और बाकी यहां से यहां तक ये सारे क्या है, मेटल्स है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ज्यादातर संख्या किसकी है, मेटल्स की ज्यादा संख्या है और मेटलॉइड्स की काफी कम संख्या है। और इसके अलावा इधर जो है आपके, ये भी आपके आ जाते हैं और ये आपको नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे क्या कहता है, मेटल की प्रॉपर्टी आपको बताता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप जानते ही होंगे। वैसे अगर बात करें मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है तो पहला कहता है कि मेटल्स के पास लस्टर होता है, साइन होता है। जैसे कोई भी मेटल आप देखें, जैसे मेरे पास ये मेटल का एक स्केल है, ये स्केल है, आपको क्या हो रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है, इसमें क्या है, एक शाइन है। तो मेटल्स में क्या होता है, शाइन होता है। आप कोई भी मेटल लेंगे उसका एक शाइनी सरफेस आपको दिखेगा, उसमें शाइन होगा, ठीक है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, यानी सिल्वरी ग्रे जैसा कि यहां पर ये कलर आपको दिख रहा है इस प्रकार का, या फिर गोल्डन येलो कलर आपको वहां पर देखने को मिलता है। जो मेटल्स होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये तो आपको पता होगा कि अगर आप किसी लोहे को गर्म करें तो आसानी से गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से सारे मेटल्स जो हैं आसानी से गर्म हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। आपके घर में जो वायर्स यूज होते हैं वो वायर्स भी आपके मेटल के बने हुए होते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब कि इनको हम तार के शेप में, वायर के शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ गए। साथ में मेटल्स मैलिएबल होते हैं, इनसे हम थीन शीट्स बना सकते हैं। जो आपको स्टील के शीट्स वगैरह होते हैं वो आप कैसे बन पाते हैं, क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए। ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस होने का मतलब क्या, मतलब कि जब भी आप मेटल के ऊपर हिट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, साउंड मिलेगा। ये साउंड सुनिए, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड ये जनरेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, एग्जांपल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आपके मेटल्स के उदाहरण है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। आगे कहता है कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नॉन मेटल की अब बात की जा रही है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की। नॉन मेटल आपको प्रॉपर्टी सिंपल बताया गया है। पहली बात क्या है, ये वैरायटी ऑफ कलर शो करते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये लस्टरस नहीं होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं। और साथ में यहां पर एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सारे आपको क्या है, नॉन मेटल के उदाहरण है, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो क्या कहता है, यहां पर आगे कहता है कि सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ना तो मेटल जैसे पूरी तरीके से मेटल जैसे होते हैं, ना ही पूरी तरीके से वो नॉन मेटल जैसे होते हैं, वो बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों के कुछ कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, बोरोन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा और भी कई सारे। अब यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स के लिए। जैसे कि यहां पर नंबर बताया गया है कि 100 से ज्यादा आपके पास एलिमेंट्स हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी हमें पता है, ठीक है। इसके साथ ही 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली मिलते हैं, मतलब कि आप कहीं जाएंगे उनको नेचुरली आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है, मतलब कि उनको एक प्रकार से आप लैब में तैयार करते हैं, लैब बनाते हैं। कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें ज्यादातर एलिमेंट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और इसमें से
टोटल एलिमेंट्स में से 118 एलिमेंट्स में से 11 एलिमेंट्स गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। एक मरकरी हो गया, एक ब्रोमीन हो गया। मरकरी क्या है? आपका एक मेटल है, और वहीं ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक आपका नॉन मेटल है। समझ गए? नॉन मेटल में कौन सा आपका एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? वो है ब्रोमीन। मेटल में कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर? वो है हमारा मरकरी। ठीक है, आगे बताता है कि गैलियम, सीजियम, ये ऐसे आपके मेटल हैं जो कि आपको आसानी से रूम टेम्परेचर के थोड़ा सा ऊपर जाने पर ये मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। मतलब कि गैलियम और सीजियम को आप अगर हाथ पर रख देंगे ना, तो वो आपके हाथ की गर्मी से मेल्ट हो जाएंगे, इतना उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब यहां पर आगे आपके सामने आ जाता है कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होते हैं भाई? तो कंपाउंड आपके एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर कई एलिमेंट्स, 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड क्या है? एक सब्सटेंस है जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, जिसमें कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ज्वाइन होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमने जैसे शुरू में ही देखा था कि यहां पर आपका है हाइड्रोजन और यहां पर है ऑक्सीजन। ये दोनों जब मिलेंगे एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में तो यहां पर H2O बनेगा। मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम H2O बनाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, यहां पर सोडियम है और यहां पर है हमारा क्लोरीन, ये फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलेंगे। 1 सोडियम 1 क्लोरीन, क्या बन गया? यहां पर हमारा बन गया कंपाउंड। इसी प्रकार से अगर हम लोग CO2 की बात करें तो यहां पर हमारा है कार्बन, यहां ऑक्सीजन, ये दोनों मिले 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, क्या बन गया? CO2 बन गया। इसी प्रकार से जितने भी कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल बॉन्ड बनने से डेफिनेट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इससे आपको क्या पता चलता है? पता यह चलता है, जैसा हमने शुरू में बात किया था, कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। मतलब जो भी आप देख लो, कोई भी आप केमिकल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी मैटर है, कुछ भी है, वो जो सारा चीज है वो इन्हीं में से किसी न किसी चीज से बना हुआ है, जो कि आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और हां, शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंपाउंड होते हैं वो जब बनते हैं तो वो नए प्रॉपर्टीज लेकर बनते हैं। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो ऑक्सीजन बर्निंग में मदद करता है, हाइड्रोजन बहुत ही फ्लेमेबल गैस होता है, ये आसानी से जल जाता है। लेकिन ये जो दोनों जब मिक्स होकर के H2O बना देते हैं तो H2O आग को बुझाने का काम करता है, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार से अगर हम लोग कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी। लेकिन जब CO2 बन जाएगा तो CO2 की प्रॉपर्टी बहुत ही अलग हो जाएगी। यह चीज आपका कंपाउंड में होता है, मतलब कि नया सब्सटेंस बन जाता है। कंपाउंड अपने एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। समझ गए? तो आइए पढ़ लेते हैं यहां पर क्या कहता है। अब यहां पर कहता है कि व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड। हमें क्या प्राप्त होता है? इसके लिए आपको एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी क्या करना है? आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहां पर एक्टिविटी क्या करना है, यहां पर आपको 2 चीजें दी गई हैं। पहला 5 ग्राम दिया गया है आयरन फिलिंग, मतलब कि आपको आयरन दिया गया है, Fe दिया गया है, और साथ में क्या दिया गया है? सल्फर पाउडर दिया गया है। आपको इन दोनों का रिएक्शन करवाना है। ठीक है, अब इन दोनों का रिएक्शन करवाना है या फिर इनको कंबाइन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? 2 ग्रुप्स बनाने, मतलब 2 प्रकार की एक्टिविटी इनके साथ करना है, आयरन और सल्फर के साथ। 2 प्रकार की एक्टिविटी में पहला क्या करना है? एक ग्रुप होगा, मतलब पहली जो एक्टिविटी होगी उसमें आप क्या करेंगे? Fe और S को मिक्स करेंगे। मतलब क्या करेंगे? इनको सिर्फ और सिर्फ मिक्स कर देंगे, जैसे कि हम लोग पाउडर मिक्स करते हैं वैसे पाउडर जैसा इनको मिक्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा ग्रुप होगा, वो क्या करेगा? यहां पर Fe और सल्फर को, आयरन और सल्फर को क्या कर देगा? इसको मिक्स करेगा और उसके बाद इसको हीट कर देगा। कितना हीट? एकदम रेड हॉट हीट कर देगा। तो उससे क्या होगा? जो Fe है और प्लस S है ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करके यहां पर क्या बना देंगे? FeS बना देंगे, आयरन सल्फाइड बना देंगे।
तो यहां पर आपका पहला स्टेप ये हो गया, क्या किया आपने, एक में ग्रुप 1 जो है यहां पर आपने क्या किया, सिर्फ उसको मिक्स कर दिया। यहां पर आपने मिक्स करके हीट किया तो आपको एक नया सब्सटेंस मिल गया। ठीक है, आगे कहता है कि यहां पर आपको इन दोनों ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज चेक करनी है। क्या प्रॉपर्टीज चेक करनी है, पहला तो मैग्नेटिज्म दोनों का चेक करना है कि यहां पर आप क्या करेंगे, मैग्नेट लेंगे, ग्रुप 1 का जो मिक्सचर है उसके पास मैग्नेट ले जाएंगे, तो यहां पर ये मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करेगा। जी हां, यस, शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि यहां पर आपका जो आयरन है वो क्या है, एक मिक्सचर में प्रेजेंट है। आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। आयरन जो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और सारा आयरन मैग्नेट से चिपक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब मैग्नेट को यहां पर आप लाएंगे तो यहां पर नया सब्सटेंस बन चुका है, FeS, आयरन सल्फाइड। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी मैग्नेट प्रॉपर्टी शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर FeS के प्रॉपर्टी में मैग्नेटिज्म नहीं होता है। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग देखें तो आपको क्या करना है, और चीजें चेक करनी है। क्या चेक करना है भाई, इसके बाद यहां पर चेक करना है आपको दोनों के टेक्सचर और कलर को चेक करना है, जो कि अलग अलग ग्रुप्स में आपको प्राप्त हुआ। अगर आप यहां पर कलर और टेक्सचर की बात करें तो यहां पर आयरन का कलर कैसा होता है, लगभग कुछ ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, और सल्फर का कलर कैसे होता है, पेल येलो होता है। ठीक है, अब जब यहां पर इसको आप मिक्सचर के रूप में रखेंगे तो पाउडर के रूप में दोनों कलर आपको मिक्स दिखेंगे, लेकिन जब इनको बर्न करके नया आप सब्सटेंस बना देंगे ना, तो यहां पर आपको ब्लूइश ब्लैक कलर मिलेगा। कैसा कलर मिलेगा, ब्लूइश ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, ब्लूइश ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको सेकंड ग्रुप में। और फर्स्ट ग्रुप में क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन और साथ में पेल येलो का एक कलर मिक्सिंग मिलेगा। कुछ पार्टिकल्स ये रेडिश ब्राउन दिखेंगे, कुछ पार्टिकल्स पेल येलो दिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर अगला हमें क्या करना है, चेक करना है। जिस प्रकार से अभी तक हमने कुछ टेस्ट किए उसी प्रकार के कुछ टेस्ट करने। अब यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर टेक्सचर और कलर चेक करना है, वो तो हमने चेक कर लिया। आगे कहता है कि आपको कार्बन डाइसल्फाइड डालना है दोनों मटेरियल में। मतलब कि यहां पर आपने Fe+S लिया पहले ग्रुप के पास और दूसरे ग्रुप के पास Fe+S लिया, यहां पर आपने बर्न किया तो क्या बन गया, FeS बन गया। ठीक है, यहां पर अगर आप पहले ग्रुप में क्या डालते हैं, आप डालते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 डालते हैं। CH2 जब डालेंगे तो प्लस में Fe प्लस में S रिएक्शन होगा, तो CH2 क्या करेगा, एस को यानी सल्फर को आप अब खुद में घुला लेगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्ट का वाटर में सॉल्यूशन तैयार करते हैं वैसा हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा CH2 का एस के साथ। ठीक है, और Fe क्या हो जाएगा, Fe वहीं सॉल्यूशन में पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन यहां पर जब हम लोग CH2 डालेंगे प्लस में FeS करेंगे, कुछ नहीं होगा, यह पड़ा हुआ रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कहता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, इससे क्या प्राप्त होता है। मतलब हमने यहां पर क्या किया था, Fe और प्लस एस का दो हिस्सा कर लिया था, जो हमें मटेरियल प्राप्त हुआ उसका दो हिस्सा। एक हिस्से में हमने CH2 डाला, दोनों के दो हिस्से करके एक हिस्से में CH2 डाला, और दूसरे हिस्से में हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, मतलब कि H2SO4 डाल रहे हैं। तो H2SO4 जब यहां डालेंगे तो प्लस में Fe होगा प्लस में S होगा, तो यहां पर क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, ये सल्फर वैसे ही के वैसे रह जाएगा और साथ में H2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, अब यहां पर जब हम लोग H2SO4 डालेंगे, H2SO4 डालेंगे प्लस में यहां पर FeS डालेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा प्लस में H2S गैस बनेगा। ठीक है, यहां पर H2 गैस रिलीज हुआ। अब यहां पर देखिए आपको इस पूरे एक्टिविटी से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, समझ में यह आया कि यहां पर जो Fe है यानी आयरन है और सल्फर है वो क्या है, एक मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट है। कैसे मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट है भाई, मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि जो आयरन है वो अपनी प्रॉपर्टी को खत्म नहीं कर रहा है, आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। यहां पर वो जो H2SO4 एसिड है उसके साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अब देखिए ये जो चीज है ना, ये चीज आपको क्लास 10th में पढ़ना है कि भाई जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या करता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ये Fe शो कर रहा है।
और साथ में यहां पर सल्फर में जब हम लोग CH2 डाल रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या डाल रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये क्या हो जा रहा है, सल्फर इसमें घुल जा रहा है, मतलब सल्फर भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ नहीं रहा है, वो अपने नेचुरल फॉर्म में है, नेचुरल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर ये चीजें नहीं होती हैं, यहां पर CH2 के साथ FeS नहीं घुल रहा है, यहां पर FeS मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर रहा है, यहां पर FeS H2SO4 के साथ रिएक्ट करके यहां पर H2S गैस दे रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर है। FeS जो बना यहां पर Fe और S के मिलने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी आयरन से भी अलग है और सल्फर से भी अलग है। मतलब यहां पर जो क्या बना, यहां पर FeS क्या है, एक कंपाउंड है जो कि अपनी नई प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नया बिहेवियर शो कर रहा है। अब यही चीज आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ आंसर भी दिए गए हैं। जैसे यहां पर कहता है कि डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय टू ग्रुप्स लुक्स द सेम, नहीं भाई, जो सेकंड ग्रुप था उसका ब्राउन ब्लैक हो गया सब्सटेंस, और वहीं जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें जो नेचुरल कलर थे वही शो हो रहे थे। कहता है कि विच ग्रुप हैज द ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, भाई पहला ग्रुप। इसके बाद कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, जो पहले ग्रुप है उसमें हम कर सकते हैं, सेकेंड ग्रुप में हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ग्रुप में हमने जब मैग्नेट लाया नजदीक तो आसानी से जो आयरन था वो अलग हो गया। जब हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड डाला, CH2 डाला, तो वहां पर जो सल्फर है वो घुल गया, उसमें दोनों अलग हो गए। इस प्रकार से अलग हम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारा सेकेंड ग्रुप में उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। On adding dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, this both the groups obtain a gas, हाँ भाई दोनों में गैस निकला था, लेकिन जो दोनों गैस थे उन दोनों गैसों में डिफरेंस था। एक ग्रुप में हमको H2 गैस मिला, सेकेंड ग्रुप में H2S गैस मिला, दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब इसी का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। कहता है कि द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। ग्रुप में 1 में हमको कौन सा गैस मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। ये एक ऐसा गैस है जिसका कलर नहीं होता, ओडोर नहीं होता, और ये कंबस्टाइल होता है, मतलब कि ये जल जाता है, आसानी से जल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इट इज अ कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटेन एग्स। यानी जो सेकेंड ग्रुप था उसमें एक ऐसा गैस मिला जिसका कलर नहीं है लेकिन उसका गंध बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आगे कहता है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम। यहां पर यही कहता है कि देखो भाई, दोनों ग्रुप के पास जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला उसके प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर है। शुरुआत में जबकि हमने एक जैसा हमने मटेरियल लिया था। ठीक है, कहता है कि ग्रुप 1 हैज कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, वेयर एज इन केस ऑफ ग्रुप 2 अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। ग्रुप 1 में क्या हुआ, एक प्रकार का मिक्सचर तैयार हुआ, लेकिन ग्रुप 2 में क्या हुआ, कंपाउंड तैयार हुआ, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो गया और वहां पर नया कंपाउंड बना नए प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, आगे कहता है कि यहां पर द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि जब हमने Fe और S को आपस में मिक्स कर दिया पाउडर फॉर्म में, यानी कि एक सिंपली हमने इसको क्या किया, पाउडर जैसा, जैसे कि बालू को, सैंड को और सॉल्ट को मिक्स कर दो तो वो क्या होगा, एक प्रकार का मिक्सचर होगा, वहां पर रिएक्शन तो हो नहीं रहा है। उसी प्रकार से जब हमने इनको मिक्स किया तो आयरन अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखा, वहीं सल्फर ने भी अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखा, इनके केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे क्या कहता है, कहता कि द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड, यानी कि जो FeS हमें मिला वो क्या है, एक कंपाउंड है, और यहां पर जो ये कंपाउंड है इसकी जो प्रॉपर्टी है आयरन से और सल्फर से बिल्कुल अलग है, और ये नई प्रॉपर्टी के साथ नया कंपाउंड बन चुका है, और इसको हम फिर से पुराने फॉर्म में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज अ सेम थ्रू आउट, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट, दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। अब यहां पर आपको फिजिकल और नेचर को वही जो चार्ट शुरू में हमने देखा था वही है कि समराइज ऐसे कर सकते हैं। क्या समराइज कर सकते हैं भाई,
तो देखिए मैटर का जो हमने एक प्रकार का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसके आधार पर क्लासिफिकेशन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि भाई वहां पर सॉलिड बनता है, लिक्विड बनता है, गैस बनता है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने से होता है। ठीक है, हम यहां पर इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन या फिर डिफरेंसेस। तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर प्योर सब्सटेंस हो गए और साथ में मिक्सचर हो गया। प्योर सब्सटेंस में आपके एलिमेंट हो गए, कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, और मिक्सचर में आपका होमोजेनस मिक्सचर हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। होमोजेनस में आपका आ गया सॉल्यूशन, जिसको कि ट्रू सॉल्यूशन भी हम कहते हैं। हेट्रोजीनस में क्या आ गया? कोलॉइड्स आ गए और साथ में सस्पेंशन आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक चीज है जो अभी तक बच गया, और वो है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस मैंने आपको पहले भी समझाया, जब मैं शुरुआत कर रहा था इस चैप्टर को तब भी मैंने आपको समझाया था। यहां पर भी लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, देख लेते हैं, 2 लाइन का है। ठीक है, सबसे पहला क्या कहता है? मिक्सचर में क्या? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे कि यहां पर एयर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन सभी अपने नेचुरल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं। यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लेकिन यहां पर कंपाउंड बनाने के लिए आपको एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। समझ गए? साथ में यहां पर कहता है कि मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, यानी कि यहां पर देख सकते हैं ये वाला एग्जांपल। यहां पर इसका कलर आपको लाइट है, इसका डार्क है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपोजिशन क्या है? ज्यादा है। इसमें हमने क्या डाला था? कॉपर सल्फेट ज्यादा डाला था, इसमें कम डाला था। तो कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है मिक्सचर में। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की, तो इसमें हर एक कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होता है। मतलब कि अगर H2O बनाना है तो उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये कंपोजिशन क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है। साथ में आगे कहता है कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, यानी कि जब मिक्सचर तैयार होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी शो होती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि Fe और सल्फर, आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टी अलग अलग शो हो रही थी। लेकिन जब कंपाउंड बन जाता है तो नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कहता है कि द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम इजी मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये फिल्ट्रेशन हमने किया था, यहां पर क्या है? ये एक प्रकार का सस्पेंशन है। मतलब क्या है? एक प्रकार का हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर में जो पार्टिकल हैं इनको हम अलग कर सकते हैं, कैसे? फिजिकल मेथड का यूज करके। लेकिन जो कंपाउंड हैं इनको हम लोग केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के जरिए ही अलग कर सकते हैं, नहीं तो इनको फिजिकल मेथड से अलग करना इम्पॉसिबल है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर यह चैप्टर खत्म होता है। यहां पर समरी है, समरी एक बार खुद से आप पढ़ लीजिएगा। आगे आपका आ जाता है एक्सरसाइज, चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।